प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बीटेक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो सब्जेक्ट है ये बीटेक 7 सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग को जो है पढ़ना है। ठीक है। वही अगर सीएससी इंजीनियरिंग अगर हम देखें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, तो इसको जो है 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। और अदर यूनिवर्सिटी में अगर देखें, अदर यूनिवर्सिटी है ना, तो अदर यूनिवर्सिटी में आपका जो है 6 सेमेस्टर और कुछ में 7 सेमेस्टर में जो है ये आपका पढ़ना है ना। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पीरियड में सब्जेक्ट पढ़ने, बट जो कंटेंट हैं, जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो सेम ही पढ़ने हैं। तो मैं आप लोगों को कंटेंट ऑलरेडी जो है प्रोवाइड करा दिया हूँ। अब यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का तो मैंने आपको करवाया ही है, बट पार्टिकुलरली आप बिहार के हैं तो बिहार वाला आप देखो। अदर यूनिवर्सिटीज़ में जिस भी यूनिवर्सिटी के आप हो, आप उसको देख सकते हो, या आप कॉमनली हर पेपर को देखो, ताकि आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरीके का एग्जाम पेपर जो है आपका पूछा जाता है। तो ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का है, 2024 का पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चंस आपका दिया गया है। ये क्वेश्चंस पेपर है, इसका पीडीएफ जो है मैंने अपने जो कोर्स है हमारा एमआरएस स्टडी ऑफिशियल पे, उस पे जो है मैंने अपडेट कर दिया है। हम यहाँ पे आते हैं अपने सॉल्यूशंस की ओर, और हमारा जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, aligning the goal and culture of an organization with the personal goal of employees is called employee engagement। उसको क्या बोला जाता है? employee engagement। employee engagement का मतलब होता है creating emotional commitment of employees towards organization। when employees personal goal match with organizational goal, they feel motivated and involved। Engaged employees work with dedication and contribute to organizational success। जो engaged employee हैं वो dedication के साथ जो है आपका काम करते हैं, और वो organization के सक्सेस में भी जो है काफी ज्यादा जो है आपका हेल्प करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच मेथड इज यूज्ड इन जॉब इवोल्यूशन। जॉब इवोल्यूशन में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? फैक्टर कंपैरिजन मेथड। कौन सा है? फैक्टर कंपैरिजन मेथड। जॉब इवोल्यूशन का मतलब होता है, या ये डिटरमाइन करता है रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब, यानी जॉब में आपका क्या अस्तित्व है, आपकी क्या कीमत है, उस चीज को जो है ये बताता है। फैक्टर कंपैरिजन मेथड comprises a job based on comparable factors like skill, responsibility, effort and working condition। स्टिल जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है। सिनेरियो एनालिसिस जो है स्ट्रेटेजी फोरकास्टिंग होता है। मैकग्रोवर थ्योरी जो है एक्स वाई, ये मोटिवेशनल थ्योरी जो है आपका। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एचआर प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये एचआर प्लानिंग का पार्ट नहीं होता है। एचआर प्लानिंग इंक्लूड करता है रिक्रूटमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी एल एंड डी, ई एंड डी एंड हायरिंग मैन पावर यानी रिक्रूटमेंट, ये एचआर का प्लानिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, विच लीडरशिप स्टाइल फोकसेस ऑन रिवार्डिंग एम्प्लॉयज फॉर गोल अचीवमेंट। तो ट्रांसैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप इज बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये किसके ऊपर
बेस्ड होता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। एम्प्लॉय रिसीव रिवार्ड फॉर अचीविंग टारगेट, इट फोकसेस on performance and structured tasks. Autocratic leader makes decision alone. Coercive use force और fear, उन्हें या तो जबरदस्ती या तो डरा कर. Democratic participative decision making. अगला क्वेश्चन है, which of following is not a function of HR मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है. तो पुशिंग मेन फंक्शन है, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपेंसेशन और एम्प्लॉय रिलेशनशिप. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. वो होता है जॉब इनरिचमेंट. परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेस्ट मेथड है आपका बार्स, यानी जो कि रेटिंग बेस्ड होता है ऑन बिहेवियर एग्जांपल्स. 360 डिग्री फीडबैक, जो कि फीडबैक होता है फ्रॉम ऑल लेवल्स. एंड MBO यानी परफॉर्मेंस मेजर्ड अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव. तो जो जॉब इनरिचमेंट है वो जॉब डिजाइन टेक्निक होता है. अगला क्वेश्चन है, which of following is an example of intrinsic motivation. intrinsic motivations का कौन सा एग्जांपल है? feeling a sense of accomplishment. intrinsic motivation जो है वो internal satisfaction से जो है आपका आता है. ये ड्राइवन होता है बाय एंजॉयमेंट, अचीवमेंट, लर्निंग और ग्रोथ से. अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन that focuses on idea of employees comparing their inputs and output relative to other is called equity theory. उसको क्या बोलता है? इक्विटी थ्योरी. इक्विटी थ्योरी जो है प्रपोज किया गया था जे स्टेकी एडम्स के द्वारा. इसमें ये कहता है कि एम्प्लॉय कंपेयर इनपुट्स यानी एफर्ट, स्किल, एक्सपीरियंस वर्सेस आउटपुट जैसे सैलरी, रिकॉग्निशंस और बेनिफिट्स. बने एक एम्प्लॉय का इनपुट क्या है, एफर्ट, स्किल और एक्सपीरियंस क्या है, और उसके सैलरी, रिकॉग्निशन और बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, इन दोनों का कंपैरिजन हमारा होता है. मतलब जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको बेनिफिट और सैलरी भी मिलनी चाहिए. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जॉब एनालिसिस? टू डिटरमाइन जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जॉब में रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. जॉब एनालिसिस जो है प्रोसेस होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल रिक्वायर्ड एंड वर्किंग कंडीशन. ये हेल्प करता है इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपेंसेशन डिजाइन के लिए. आउटपुट अगर हम देखें जॉब एनालिसिस का, तो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब का क्या डिस्क्रिप्शन होगा और जॉब में क्या स्पेसिफिकेशन होंगे उस चीज को. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ एम्प्लॉय कंपेंसेशन. तो वो होता है टू इनहेंस एम्प्लॉय मोटिवेशन. तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपेंसेशन का अट्रैक्ट टैलेंट, retained employee, motivate employees and reward performance. Compensation includes salary, bonuses, incentives और benefits जैसे PF, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. अगला क्वेश्चन है जो कि अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे है, जो कि 7 नंबर या फिर 14 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन होगा. तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स एक्सप्लेन. तो देखो अगर हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात किया जाए तो वो अलग अलग आपके होते हैं. एम्प्लॉय बेनिफिट्स अगर हम देखें तो बेनिफिट्स जो होता है वो नॉन वेज कंपेंसेशन होता है जो प्रोवाइड किया जाता है टू एम्प्लॉयज इन एडिशन टू सैलरी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, पेड लीव, बोनस इंसेंटिव्स,
रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये आपके होते हैं। इसके अलावा कंपेंसेशन स्ट्रेटजी अगर हम देखें, कंपेंसेशन स्ट्रेटजी देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बोल रहा है? अच्छा उल्टा मैंने लिख दिया है, वही तो परफॉर्मेंस बेस्ड पे, स्किल बेस्ड पे, मार्केट बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर, इंसेंटिव प्लान्स, प्रॉफिट शेयरिंग। पर्पस देखें तो अट्रैक्ट, रिटेन, मोटिवेट एम्प्लॉयज। तो ये आपके जो है हैं। मैंने जो है क्वेश्चंस उल्टा जस्ट ले लिया है। यहाँ पे जो है डिस्क्राइब द एम्प्लॉय बेनिफिट एंड कंपेंसेशन स्ट्रेटजी, तो ये जो है आपका 2 का ए था, है ना, 2 का ए जो है ये था, बट ये 2 का बी में आ गया है, और जो 2 का बी का आंसर है वो 2 के ए में चला गया, मतलब थोड़ा सा बस ऊपर नीचे जो है आपका ये हो गया है। तो कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान देना। ये जो है आपका जो क्वेश्चंस मैं बोला सिलेक्शन प्रोसीजर्स और रिक्रूटमेंट का, तो उसका जो है सॉल्यूशन नीचे है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात किया जाए तो मैन पावर प्लानिंग यानी आइडेंटिफाई नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय जो रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर जॉब एनालिसिस, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन बनाया जाता है। फिर रिक्रूट किया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में प्रमोशन और ट्रांसफर, एक्सटर्नल सोर्स में एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट और एजेंसीज के थ्रू। फिर आता है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, यानी शॉर्टलिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को उसके रिज्यूम और एप्लीकेशन को देखने के बाद। फिर रिटन टेस्ट लेते हैं कैंडिडेट्स का, जो भी सिलेक्टेड होते हैं उनका फिर इंटरव्यू लिया जाता है, फेस टू फेस इंटरेक्शंस, ताकि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और सूटेबिलिटी को चेक किया जा सके। रेफरेंस चेक जो कि वेरीफाई करता है कैंडिडेट बैकग्राउंड्स को, पास्ट एक्सपीरियंस को और कैरेक्टर को। मेडिकल एग्जामिनेशंस जो है ये इंश्योर करता है कैंडिडेट्स को इन फिजिकल और मेडिकली फिट फॉर जॉब के लिए। फिर आता है फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, इसमें जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है और जो भी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हैं उसको जो है फॉलो किया जाता है, कंप्लीट करके उस अपॉइंटमेंट लेटर देकर जो है ज्वाइन करवा लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने जो चीजें बताया वो ऊपर नीचे जो हो गया था, इसको मैं जो पीडीएफ अभी जो मैं अपडेट करके दूंगा आपको ऐप में, उसमें मैं चेंज कर दूंगा, बट आप थोड़ा सा जो है इसको सतर्क हो जाइएगा, इस चीज को थोड़ा जो है करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा मैं ऊपर नीचे क्वेश्चन जो है हो गया है। मतलब क्वेश्चन सही है, मतलब एक्सप्लेन सही है, बट जो क्वेश्चंस ऊपर में टाइप करना चाहिए था वो नीचे टाइप हो गया है, और जो नीचे टाइप होना चाहिए था वो ऊपर टाइप हो गया है। ठीक है, तो टाइपिंग में जो है थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चंस यहाँ पे ये जो है कॉपी हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पीडीएफ बनाकर भेजता है तो ये कॉपी हो जाता है इसको सिलेक्ट करने के बाद, तो कॉपी करने के बाद ना कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा मतलब वो ऊपर नीचे हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस चीजों को, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे ना तो वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है और डिस्क्राइब करना है एग्जांपल के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है ये शेयर करता है वैल्यू, बिलीफ और प्रैक्टिसेस को जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे ड्रेस कोड, है ना, जैसे मान कर चलो हर एक स्टाफ का एक अलग अलग ड्रेस कोड होता है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर में है तो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट, फिर सेकेंड ईयर में गए तो आपका ब्लू और ब्लैक पैंट, फिर आपका जो है थर्ड ईयर में गए तो आप जो है पिंक और ब्लैक पैंट, फिर आप फाइनल ईयर में गए तो कोई ड्रेस नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं, क्योंकि फाइनल ईयर में पहुंच गए। फिर इसके अलावा कम्युनिकेशन स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल, टीम वर्क इन्वायरमेंट, इस सारे चीज़ों से क्या होता है कि जो कल्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रॉन्ग बनता है, और एम्प्लॉय कमिटमेंट और परफॉर्मेंस भी जो है इससे क्या होता है इंक्रीज होता है, क्योंकि एक
प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही चले जाओ या आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ पे अलग अलग स्टाफ्स के लिए अलग अलग जो है आपके ड्रेस कोड बने होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आपको जो है ध्यान रखना है। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन करना है और डिस्कस इट्स रेलिवेंस टू मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात किया जाए तो इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं उसके इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जिसमें बिहेवियर जो है अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस को विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जामिन करता है कि कैसे पीपल इंटरेक्ट करता है, डिसीजन लेता है और कम्युनिकेट करता है और वर्क करता है इन वर्क प्लेस, किस तरीके से करता है उस चीज़ को हम एग्जामिन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब एक कैंडिडेट के पर्सनल बिहेवियर के माध्यम से। Relevance to manager, improve leadership skills, enhance motivations, better decision making, conflict management यानी हेल्प मैनेजर्स हैंडल वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट पीसफुली। मतलब कोई अगर वर्क प्लेस पे कन्फ्लिक्ट आया तो उसको पीसफुली जो है मैनेजर क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी जो है मैनेजर को आना चाहिए। मैनेजर के पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। Relevance to organization, increase productivity, improve team work, reduce absenteeism and turnover, develops positive work culture, supports organizational change, है ना, supports organizational change। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जॉब एनालिसिस। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जॉब एनालिसिस, हाउ इट हेल्प्स टू improve performance of employees। Primary goal of job analysis to be systematically collect and determine information about job duties, responsibilities, required skill, qualifications और working condition। ये help करता है in clearly defining what job involves and what type of person is required to perform उसके लिए। तो जो आउटपुट होता है जॉब एनालिसिस का वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्यूटीज का डिटेल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशन और स्किल्स के बारे में बताया जाता है। कैसे हम जॉब एनालिसिस को जो है करेंगे ताकि एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उससे इंप्रूव हो, जैसे राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, सही जॉब के लिए सही पर्सन होना चाहिए, क्लियर रोल अंडरस्टैंडिंग, बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रॉपर कंपेंसेशन और कैरियर डेवलपमेंट। तो ये तमाम चीजें अगर रहेगा तो कोई भी बंदा अच्छे से और सुटेबली जो है काम करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे के लिए भी जो है आपका सोचेगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंस बताना है और एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो अलग अलग टाइप्स होता है डिसीजन मेकिंग का उसको जो है आपको यहाँ पे लेना है। तो डिसीजन मेकिंग जो है सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव एमंग ऑप्शंस, इंपॉर्टेंस होता है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्रॉब्लम सॉल्व्स और इम्प्रूव इफिशियंसी। टाइप्स देखें तो प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन और टैक्टिकल डिसीजन। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के। तो इम्पोर्टेंस क्या है डिसीजन मेकिंग का वो देखना है कि इम्पोर्टेंस। तो देखो सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है उसको जो है यहाँ पे इम्प्रूव करता है, मतलब उसमें अच्छी चीजों को जो है अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने में मदद करता है। क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग सही होगा तो
तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में सुविधा मिलेगा, क्योंकि अगर आप डिसाइड कर रहे हो, डिसीजन ले पा रहे हो, तभी तो आप कर पाओगे ना। डिसीजन ही नहीं ले पाओगे तो चीज़ें कैसे आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई भी और पॉइंट्स होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो और भी सवाल हैं, तो बाकी के आगे का जो सवाल है हम अनदर वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ, मतलब इस अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।